स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास विद्यालयों में शिक्षण अधिगम एवं तथा पर्यावरण पर आधारित क्लास होगी। आज हम लोग शिक्षण अभिक्षमता अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न को करेंगे। आज से हमारे चैनल पर एक नया सीरीज चल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का नया सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग शिक्षण अभियोग्यता पर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। टॉप 25 प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करेंगे। कितना प्रश्न? टॉप 25 प्रश्न। यह एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और यह जो प्रश्न है सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। आज हम लोग टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स पर जीके का क्लास करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पे आज क्लास हम लोग करने जा रहे हैं और टॉप 25 प्रश्न को हम लोग आज करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और आप लोग यह वीडियो पूरा देखें और डेली प्रैक्टिस करें। यह प्रैक्टिस सेट के रूप में है और अपना टीचिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? ध्यान से प्रश्न को देखें। शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? ऑप्शन में है, वह पढ़ाने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है, वह छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है वह छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करता है, या वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। तो शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन डी, वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, टीम भूमिका दृष्टिकोण उपागम से, अनुकरण विद्या दृष्टिकोण से, क्रियात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण से, या भूमिका वार्ता दृष्टिकोण से। तो याद रखिएगा, अनुकरण विद्या दृष्टिकोण इसका सही जवाब होगा। तो टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं? उत्तर याद रखिएगा, अनुकरण विद्या दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? तो अनुकरण विद्या दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन में है, डेटा का संरक्षण, उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण, या उपरोक्त सभी? तो शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है उपरोक्त सभी, अर्थात डेटा का संरक्षण करना, उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण करना। सभी कार्य जो है शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। सीखना हो सकता है, सीखना क्या हो सकता है? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं, सीखना क्या हो सकता है? औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा, सीखना औपचारिक और अनौपचारिक होता है। क्या होता है? सीखना जो होता है औपचारिक और अनौपचारिक होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? तो शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? ऑप्शन में है, सिलेबस कवरेज, छात्र हित, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके छात्रों के सीखने का प्रतिफल। तो शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? तो सिलेबस, कोई टीचर यदि सिलेबस कवरेज कर दे, छात्र हित में पढ़ाए, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके, या छात्रों के सीखने का प्रतिफल, कितना स्टूडेंट सीख रहे हैं उसका प्रतिफल देखकर, तो शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे आप अपने लोग, सिलेबस कवरेज, छात्र हित, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके, या छात्रों के सीखने का प्रतिफल।
तो याद रखिएगा शिक्षण की प्रभावशीलता कैसे आंका जाना चाहिए, तो छात्रों की सीखने का प्रतिफल से, छात्र कितने सीख रहे हैं उसके प्रतिफल से ही शिक्षण की प्रभावशीलता को आंका जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। ऑप्शन में है ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल या सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। उपरोक्त सभी से, ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, सब कुछ हम लोग सीखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, प्रश्न है। ऑप्शन में देखेंगे शिक्षार्थियों की, शिक्षकों की, व्यक्तियों की या जीवित प्राणियों की। कब तक हम सीख सकते हैं? सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, शिक्षार्थियों की, शिक्षकों की, व्यक्तियों की या जीवित प्राणियों की। तो याद रखिएगा, हम लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो ऑप्शन डी सही है, जीवित प्राणी की। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। तो सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। ऑप्शन में है समान मूल्य, समान प्रकार के खेल मैदान, समान तरह की परिस्थितियाँ या समान स्टडी सर्किल और पुस्तकें। तो बताएं, सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। ऑप्शन में है समान मान या मूल्य, समान प्रकार के खेल मैदान, समान तरह की परिस्थितियाँ या समान स्टडी सर्किल और पुस्तकें। तो याद रखिएगा, सहकर्मी समूह एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य समान तरह की परिस्थितियाँ साझा करते हैं। क्या साझा करते हैं? समान तरह की परिस्थितियाँ को साझा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पाठ्य चर्चा है, पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या क्या है? ऑप्शन में है अवधि या अध्ययन, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं या संस्थान की समग्र गतिविधियां। तो पाठ्यचर्या क्या है? ऑप्शन ये देखेंगे हम लोग, अवधि या अध्ययन है, पाठ्यक्रम है, सहगामी क्रियाएं हैं या संस्थान की समग्र गतिविधियां हैं। तो पाठ्यचर्या संस्थान की समग्र गतिविधियां है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है? ऑप्शन में है गंभीर, रूढ़िवादी, रचनात्मक या उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है? ऑप्शन में है गंभीर, रूढ़िवादी, रचनात्मक या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, पाठ्यचर्या की प्रकृति गंभीर भी होती है, रूढ़िवादी भी होती है और रचनात्मक भी होती है। इसलिए इसका डी ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या है? तो कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या है? ऑप्शन में है समन्वय, योजना, कमांडिंग या आयोजन। तो कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या है? समन्वय है, कमांडिंग है, योजना है या आयोजन है। तो याद रखिएगा, कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। उपयोगिता और परिवर्तन के मूल सिद्धांत है। उपयोगिता और परिवर्तन के मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन में है यथार्थवाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद। तो याद रखिएगा आप लोग, उपयोगिता और परिवर्तन के मूल सिद्धांत है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, ठीक है, उपयोगिता और परिवर्तन व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत है। उपयोगिता और परिवर्तन व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। एक कक्षा में
एक प्रभावी श्रोता होता है। तो एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता होता है। ऑप्शन में है विकर्षणों का प्रतिरोध करता है, भटकाव खोजता है, संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है या संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। तो एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है, क्या है, तो विकर्षणों का प्रतिरोध करता है, भटकाव खोजता है, संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है या संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। तो याद रखिएगा, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता जो है संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। क्या करता है? न्याय करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि। कानून का शासन क्यों महत्वपूर्ण है? कानून का शासन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है, यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी है, सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह नियम और विनिमय निर्धारित करता है। या ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम और विनिमय निर्धारित करता है या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता है या नियम और विनिमय निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, किसका मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। तो किसका मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन में है प्रतिस्थापन, स्रोत, संसाधन या नींव। तो बताएं, किसका मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। प्रतिस्थापन, संसाधन, स्रोत या नींव। तो ऑप्शन नंबर बी, ये उल्टा लिखा गया, ऑप्शन सी संसाधन इसका सही जवाब होगा। तो संसाधन का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी संसाधन इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न है, अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है। तो अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है माध्यमिक स्तर, ऑप्शन बी है विशिष्ट शिक्षा, ऑप्शन सी है प्राथमिक स्तर या ऑप्शन डी है उच्च माध्यमिक स्तर। तो अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? माध्यमिक स्तर, विशिष्ट शिक्षा, प्राथमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर से। तो याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, भावनाएं और अनुभूमित एक दूसरे के हैं। तो भावनाएं और अनुभूमित एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल अलग हैं, स्वतंत्र हैं, के साथ बुना हुआ है या से संबंधित नहीं है। तो भावनाएं और अनुभूमित एक दूसरे के हैं, बिल्कुल अलग या एक दूसरे के स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र है या एक दूसरे के साथ बुना हुआ है या एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, भावनाएं और अनुभूमित एक दूसरे के साथ बुना हुआ है। क्या है? एक दूसरे के साथ बुना हुआ है, तो एक दूसरे से संबंधित है, बुना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, दर्शन के चार मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और स्वयं सिद्धि विज्ञान और क्या है? तो बताएं, दर्शन के चार मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान और चौथा क्या है? तो चौथा में अब देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है जैव नैतिकता, तर्क शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र या श्रेणीबद्ध तर्क। तो दर्शन के चार मुख्य विभाग हैं
तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान, और चौथा क्या है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है जैव नैतिकता, ऑप्शन बी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी है सौंदर्य शास्त्र, या ऑप्शन डी है श्रेणीबद्ध तर्क। तो याद रखिएगा दर्शन के 4 मुख्य विभाग हैं। पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है स्वयं सिद्धि विज्ञान, और चौथा है तर्क शास्त्र। क्या है? चौथा है तर्क शास्त्र। तो याद रखिएगा तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान, और चौथा नंबर है तर्क शास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक प्रतिसक्षण क्यों आवश्यक है? तो शिक्षक प्रतिसक्षण क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु, विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु, या उपयुक्त सभी। तो शिक्षक प्रतिसक्षण क्यों आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी, अर्थात शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, विषय विज्ञान को विकसित करने के लिए शिक्षण प्रतिसक्षण आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंपोजियम एक प्रकार से है, तो सिंपोजियम क्या है? ऑप्शन में है डिस्कवरी विधि, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, या प्रदर्शन विधि। तो सिंपोजियम एक प्रकार से है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है डिस्कवरी विधि, ऑप्शन बी है चर्चा विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, या ऑप्शन डी है प्रदर्शन विधि। तो सिंपोजियम एक प्रकार से है चर्चा विधि। क्या है? सिंपोजियम चर्चा विधि। याद रखिएगा आप लोग, सिंपोजियम एक प्रकार से चर्चा विधि है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह डेली प्रैक्टिस है, डेली आप लोग प्रैक्टिस करें और एक सीट पक्का करें अपने एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, एनईपी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? ऑप्शन में है ए ऑप्शन देखेंगे 11 से 12वीं कक्षा, बी ऑप्शन है 6 से 8 कक्षा, सी ऑप्शन 9 से 12 कक्षा, या डी ऑप्शन 6 से 9 कक्षा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? तो याद रखिएगा 6ठा से 8वां की कक्षा, 6 to 8, ठीक है, क्लास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन में है गतिविधि की खोज, वास्तविकता की खोज, संभाव्यता की खोज, या उपयोगिता की खोज। तो ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गतिविधि की खोज, ऑप्शन बी वास्तविकता की खोज, ऑप्शन सी संभाव्यता की खोज, या ऑप्शन डी उपयोगिता की खोज। तो याद रखिएगा ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है वास्तविकता की खोज। क्या? क्योंकि ज्ञान से हम लोग वास्तविकता की खोज करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप लोग पूरा देखें। ये सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी क्लास होने वाली है। आप लोग डेली प्रैक्टिस करें और अपना एक सिलेक्शन ले। ठीक है, अपनी सिलेक्शन को पक्की करें। ठीक है, यदि आपका सपना टीचर बनना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता से। तो यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, कट ऑफ को पार करना है, तो आप लोग सही से डेली प्रैक्टिस करें। हमारे इस चैनल पर जीके जीएस का भी डेली क्लास चलता है, पॉलिटी का क्लास चलता है, इंडियन पॉलिटी का। इसके साथ साथ आधुनिक भारत का इतिहास हमने पूरा पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन में है वाणिज्यिक बैंक, साहूकार, स्टॉक एक्सचेंज संचालन या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा, वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न देखेंगे हम लोग, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे ओलंपिक में व्यक्तिगत पर्सनल पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन में है मिल्खा सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा या केडी जाधव। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी पीटी उषा या ऑप्शन डी केडी जाधव। तो याद रखिएगा, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय केडी जाधव जी थे। कौन थे? केडी जाधव। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आज हम लोगों ने विद्यालयों में शिक्षण अधिगम तथा पर्यावरण से लेकर पहला क्लास किया। टीचिंग एप्टीट्यूड से हम लोगों का आज पहला क्लास था। ठीक है, ऐसे ही डेली क्लास चलती रहेगी। आप लोग जुड़े और इस क्लास का लाभ उठाएं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।